Assalamualaikum, my dear students. My name is मोहम्मद बिलाल साबर, your chemistry professor. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टाइशोमीट्री। स्टूडेंट्स, स्टाइशोमीट्री के टॉपिक को आपने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो लेक्चर में डिस्कस किया। मैं यहाँ पे स्टाइशोमेट्री के टॉपिक में आपके साथ जो मेजर पोर्शन डिस्कस करूंगा वो उसकी जो है वो रिलेशनशिप्स हैं, यानी कि उसकी कन्वर्जेंस हैं कि कौन सी चीज जो है वो हमें गिवन हो तो किस चीज को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टाइशोमेट्री के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ 2 से 3 जो है वो बेसिक बातें डिस्कस करना चाहूंगा ताकि हम उस जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन को जो स्टाइशोमेट्री से रिलेटेड है उसको बड़े आसान तरीके के साथ इजीएस्ट वे में आपके साथ डिस्कस कर सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा, स्टाइशोमेट्री जो टॉपिक है उसमें आपने उसकी जो डेफिनेशन है वो बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो याद भी कर ली होगी, मुझे उम्मीद है समझ भी ली होगी। मैं आपके साथ स्टाइशोमेट्री में सिर्फ एक बात यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, वो क्या है, जरा देखिएगा बेटा। स्टाइशोमेट्री के अंदर आप भला क्या कहते हैं कि सर इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, यानी कि एक ऐसा रिलेशनशिप है जो क्वांटिटेटिव है, जिसमें एक सब्सटेंस की क्वांटिटी से हम दूसरे सब्सटेंस की क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान। तो बेटा जी जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो जरा देखिएगा बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो मैं सिर्फ वो मेन वर्ड लिखूंगा। तो स्टाइशोमेट्री में आप क्या कहते हैं कि सर इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने जरा शॉर्टकट में इसको लिखा कि स्टाइशोमेट्री सर एक रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना यहाँ पे स्टाइशोमेट्री को डिस्कस करते हुए किसी भी न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे मेन पॉइंट जो है वो क्या है कि सर इसमें जो इक्वेशन हम लेंगे वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस, यानी कि बैलेंस आपके पास होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टाइशोमेट्री जो है वो सर एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान। सबसे इंपॉर्टेंट बात बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, इसका मतलब सबसे पहले आपने इक्वेशन जो है वो देखनी है कि बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड है तो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स को भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट्स को भी रिएक्टेंट से। हम अमूमन ये समझते हैं स्टूडेंट्स कि शायद रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, जबकि ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप, रिश्तेदारी का मतलब क्या है कि आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आज का जो मेन टॉपिक आपके साथ डिस्कशन का है वो इसके रिलेशनशिप्स हैं, इसकी कन्वर्जेंस हैं कि जो आप अक्सर अपनी बुक्स के अंदर जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैथ टू मैथ रिलेशनशिप, मैथ टू मोर रिलेशनशिप, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आप उसकी ना कोई न्यूमेरिकल जस्टिफिकेशन नहीं देते कि अगर ये कैलकुलेशन आप उसके साथ करेंगे तो टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान। तो स्टूडेंट्स, मैं जरा ना इस टॉपिक को समझाने से पहले, न्यूमेरिकल पोर्शन को समझाने से पहले आपके साथ एक बेसिक सा अर्थमेटिक जो है वो रूल डिस्कस करूंगा। आपने इसमें जब भी न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करना है ना, आपने इस बेसिक अर्थमेटिक रूल जो है ना उसको हमेशा याद रखना है और ये 100% एप्लीकेबल होगा। यानी कि कहीं पे भी जाकर मैं जो आपके साथ ट्रिक डिस्कस करूंगा, कहीं पे जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो है वो ओबे नहीं हो रहा जो सर ने हमें बताया। तो स्टूडेंट्स जरा मेरी बात सुनिएगा, मैं जनरल लाइफ से जरा आपको ये बात समझाता हूँ। सपोज करें आप में से घर में जो है वो किसी स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि बेटा जी आप बाजार से जाके जो है ना वो 5 एग्स लेके आओ, 5 एग्स। अब आप बड़े परेशान होते हैं, ठीक है मैं 5 एग्स तो ले आता हूं, लेकिन वो 5 एग्स जो है वो लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, भला क्या चाहिए, रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो एग्स और किसमें है, रुपीज में। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा सर ये रिलेशनशिप है किसके दरमियान, एग्स रेशो जो है वो रुपीज में।
तो मैंने ये लिख लिया कि मुझे जितने एक्स चाहिए उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रुपीज चाहिए। तो बेटा जी 5x के जो रुपीज है वो आप कैसे मतलब बता सकते हैं, उसके लिए जरूरी है ना आपको एक एग की जो है वो कीमत पता होना चाहिए। सर एक एग की कीमत मालूम करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बाजार के अंदर वो चीज किस स्टैंडर्ड में हमें मिलती है, किस स्टैंडर्ड में हमें मिलती है। तो याद आया, हाँ सर बाजार के अंदर वो चीज जिस स्टैंडर्ड में मिलती है, तो बेटा हम बात अपनी हमेशा स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड क्या है जरा देखिएगा, बाजार के अंदर जो मैं ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि स्टैंडर्ड वैल्यू आपने सबसे पहले देखनी है। स्टैंडर्ड क्या है कि एग्स जो है उसका स्टैंडर्ड डजन है, तो डजन का मतलब जो है वो 12 एग्स। और यहां पे आप सपोज कर लें कि कितने रुपीस के हैं, हम आसान सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। हम कहते हैं कि सर वो 144 रुपीस के है, यानी कि 12 एग्स जो स्टैंडर्ड है वो 144 रुपीस के हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब जरा देखें, अब मुझे जो एग्स चाहिए वो तो मुझे 5 चाहिए। सर 5x की वैल्यू तो मैं तब बता सकता हूं ना जब कितने x की वैल्यू पता हो, 1 की। तो सर 1 एग की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो बेटा जी आपने अब ये यूनिवर्सली ये रूल याद रखना है हर न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन में कि जितनी भी वैल्यू आपको दी जाए कि फलां के लिए कैलकुलेट करो, तो उससे पहले आपने हमेशा यूनिटी के लिए, वन के लिए वैल्यू निकालनी है। तो वन के लिए कैसे निकालेंगे, इधर आप लिखेंगे कि सर वन की वैल्यू जब भी आप निकालेंगे तो बेटा ये याद रख लें, वन की वैल्यू निकालने के लिए इससे ऊपर जो भी वैल्यू होगी आपने इक्वेशन की या रेशो की दूसरी साइड पे ले जाकर उसको क्या करना है, डिवाइड। तो इसका मतलब भला क्या हुआ, सर आप इधर क्या करेंगे, डिवाइड। कैसे? आप 144 को यहां पे 12 से सर कर देंगे डिवाइड। ओके सर, ये 1 की वैल्यू हमेशा आपने कैलकुलेट कर ली। फिर आपको जितने एग्स चाहिए उनके रुपीस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जितनी वैल्यू के लिए आपको मेरा बेटा रुपीस चाहिए एग्स की, तो 5, तो आपने जिसके लिए वैल्यू निकालनी है वो वर्ड, वो चीज हमेशा आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 144 डिवाइड बाय 12 और ये मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हम हमेशा जो वैल्यू हमें कहा जाएगा कि इतने के लिए कैलकुलेट करें, हम उस चीज को हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 को आप 144 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा 12 5 का कितना आ जाएगा, 60। तो इसका मतलब जो रुपीज आ गए आपके पास वो कितने आ गए, 60। स्टूडेंट्स इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। मैं जरा इसको रिवाइज करता हूं, जरा सुनिएगा मैंने क्या कहा। मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपको 5x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपके पास एक एग की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सर एक एग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। आप कहेंगे कि सर मार्केट के अंदर उस चीज का स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड वो डजन में मिलता है, डजन मीन 12। तो आप कहेंगे 12 इतने रुपीस के हैं, और हमेशा वैल्यू आप पहले निकालेंगे किसके लिए, 1 के लिए। सर जब भी 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे ये जो वैल्यू होगी वो इधर आके क्या हो जाएगी सर, डिवाइड हो जाएगी। फिर जितने के लिए आपको वैल्यू चाहिए वो नंबर आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से 12x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 60 रुपीज, 60 रुपीज। तो बेटा जी ये जो मैंने आपके साथ मेथड डिस्कस किया, इसी मेथड की बेस पर हम ये न्यूमेरिकल पोर्शन में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम जरा फर्स्ट रिलेशनशिप जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा जी फर्स्ट आपके पास जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो है मोल मोल कन्वर्जन या रिलेशनशिप। इसका मतलब भला क्या है कि सर अगर एक सब्सटेंस जो क्या है, रिएक्टेंट है, उसके हमें क्या दे दिए जाए, सर मोल, तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट के क्या निकाल सकते हैं, सर मोल। अच्छा अगर ऐसा हो कि अगर हमें सिर्फ सर प्रोडक्ट के मोल दे दिए जाएं तो वेरी सिंपल, तो सर हम किसके मोल निकाल लेंगे, अंडरस्टूड है, हम रिएक्टेंट के मोल क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। अब जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। बेटा जी मेरी एक बात याद रखिएगा, जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लग गई, याद रखें 70%, 50%, 60% वो क्वेश्चन उसने उधर ही सॉल्व कर लिया। जब तक आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं ना समझ लगेगी तब तक आप उसका सही सोल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट को जरा बड़े आराम से
आपने ध्यान से सुनना है कि किस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा स्टेटमेंट देखिएगा बेटा जी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हेन 2.5 मोल किसके, नाइट्रोजन के। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो डाटा में गिवन है वो नाइट्रोजन के कितने मोल्स है, 2.5। तो पहली जो हेडिंग आपने लिखनी है वो क्या है सर, गिवन डाटा जो दिया गया है। दिया गया क्या है, 2.5 मोल किसके है, नाइट्रोजन के। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा सर, गिवन डाटा में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के मोल्स कितने आ गए सर, 2.5 MOL मोल। तो 2.5 मोल आ गए नाइट्रोजन के। आगे स्टूडेंट्स, रिएक्ट, इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, विद हाइड्रोजन। तो आप जरा गौर करें, उसने आपको इक्वेशन भी दी कि नाइट्रोजन का रिएक्शन किससे हुआ, हाइड्रोजन से, टू फॉर्म क्या बन गया, अमोनिया। अमोनिया का मतलब NH3। तो ये देखें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जो चीज आपने कैलकुलेट करनी है वो भला क्या है, वो सर जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो है हाइड्रोजन। यानी कि हमें मोल्स ही निकालने हैं, बट किसके निकालने हैं, हाइड्रोजन के। तो इसका मतलब सर सेकंड जो हेडिंग मैंने लिखी वो क्या है, वो है बेटा जी फाइंड आउट डाटा। फाइंड आउट डाटा का मतलब जो कैलकुलेट करना है। तो क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। यानी कि सर मुझे जो चीज कैलकुलेट करनी है वो हाइड्रोजन के मोल्स है। क्लियर। यानी कि दिए गए सबस्टांस में जो वैल्यू है वो 2.5 मोल नाइट्रोजन के सर लिख दिए। फिर मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कैलकुलेट करने हैं। आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज। अच्छा, सबसे मजे की बात वाला क्या है, यहां पे तो आपको देखे ना इक्वेशन उसने खुद स्टेटमेंट के अंदर दे दी। हम पहले आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे ना, पहले हम वो आपके साथ न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे ना जिसमें हम इक्वेशन भी आपको खुद देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको इक्वेशन नहीं देंगे, फिर हम इस न्यूमेरिकल डाटे से खुद इक्वेशन बनाना आपको सिखाएंगे और खुद बताएंगे कि किस तरह बैलेंस होती है। फिलहाल इस न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास इक्वेशन जो है वो मौजूद है। तो पहली बात माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताई थी कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपने ये याद रखना है कि इक्वेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, बैलेंस। तो मेरा बेटा यहाँ पे ये देखें, आपके पास 2 नाइट्रोजन, सर यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, तो 2 3 कितने आगे 6 हाइड्रोजन। तो सर हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों साइड पे बैलेंस है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। यानी कि पहला काम जो हमारा था सबसे मुश्किल, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो ऑलरेडी है। अब सिर्फ हमने ये देखना है कि हमें किस से किस को कैलकुलेट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा मेरी बात गौर से सुने। जिस तरह आपने ये देखा कि सर हमें जो है वो एग्स से पता लगाना था किसका, रुपीस का। इज इट क्लियर। यानी कि जो चीज आपको दी जाएगी वो आप लेफ्ट पे लिखेंगे, जिसको मालूम करना होगा उसको आप रेशो की किस साइड पे लिखेंगे सर, राइट हैंड साइड पे। तो आप जरा गौर करें, यहां पे आपके पास जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, हाइड्रोजन है सर। और जिस से करनी है वो क्या है, वो सर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन में फिर आप सबसे पहले बेटा इक्वेशन को रिपीट करेंगे। जब इक्वेशन लिख ली तो आपको पता है कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, काम खत्म हो गया। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से असल काम आपका स्टार्ट हुआ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वो भला क्या था कि सर जिस चीज को मैंने मालूम करना है वो मैं लिखूंगा रेशो की राइट पे, जिस से करना है वो किस पे लिखूंगा, लेफ्ट पे। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स बेटा आप जो बात भूल जाते हैं वो भला क्या है, आप ये समझते हैं सर कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को मालूम करना होगा तो प्रोडक्ट तो अंडरस्टूड है ना, इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे है तो हम राइट पे लिखेंगे। नो नो नो, ये बात याद रखनी है आपने, ये स्टैंडर्ड रूल याद रखना है ना। चाहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना हो या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, आपने सिंपली याद रखना है सर, आपके पास जिसको मालूम करना, जो अननोन है उसको राइट पे रखेंगे, जो गिवन है जिससे करना उसको रखेंगे लेफ्ट पे। तो देखें यहां पे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन है,
तो बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक आप नाइट्रोजन को रखेंगे लेफ्ट पे, ये देखें रेशो की लेफ्ट साइड पे मैंने रख दिया। जिसको मालूम करना बेटा जी वो क्या है सर, हाइड्रोजन है, तो किस पे रखेंगे बताएं ना, किस पे सर, राइट पे। तो ये राइट पे आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। ले जी, ये काम आपको समझ लग गई बात कि जिस तरह एक्स से रुपीज कैलकुलेट करने थे, अब नाइट्रोजन से क्या कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन। अब अगला पॉइंट वाला मैंने क्या समझाया था कि आपके पास जो वैल्यू गिवन है ना, वो तो एंड पे आपने करनी है मल्टीप्लाई। जिस तरह 5x की वैल्यू के लिए 5 को क्या किया था, मल्टीप्लाई। लेकिन उससे पहले मैंने समझाया था बेटा हमेशा किसके लिए वैल्यू निकालनी है, 1 के लिए। तो 1 के लिए वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या समझाया था कि सर आप उसका स्टैंडर्ड पहले लेंगे। तो स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे कहां से मिलेगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, आपका जो स्टैंडर्ड होगा ना वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। तो बेटा जी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपने ये देखना है, क्योंकि रिलेशनशिप आप क्या पढ़ रहे हैं, देखिए जरा, मोल टू मोल। मोल टू मोल का मतलब भला क्या है कि सर अब जरा नाइट्रोजन जो है उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें क्या है। यहाँ पे बेटा कुछ नहीं है तो क्या होगा सर, 1 होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आपका क्या है इक्वेशन में कि नाइट्रोजन के 1 मोल है। अब हाइड्रोजन के कितने हैं सर, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब देखें मैंने तो आपसे कहा था ना कि स्टैंडर्ड के बाद वैल्यू किसके लिए निकालें, 1 के लिए। सर इसमें तो ऑलरेडी वैल्यू 1 के लिए, इसका मतलब अब 1 के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा चले मैं ना और आपको इजी कर देता हूं कि अगर आप मेथड सेम रखना चाहते हैं फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम कह देते हैं कि सर आपने कहा था कि 1 के लिए वैल्यू निकालें, तो ये वाली वैल्यू आपने कहा था उधर जाके डिवाइड हो, ठीक है कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा जी 3 के नीचे ये 1 आपके पास देखें क्या हो गया, डिवाइड। अब आए ना असल बात पे, जिस तरह 5x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी तो सर क्या किया था, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने गिवन है सर, 2.5। तो 2.5 के लिए आपने अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, हाइड्रोजन की। तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये आपके पास जो वैल्यू होगी जिसके लिए आप आंसर निकालना चाहते हैं, आप उसको हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये मैंने जो डिवाइड डाला है ना, ये आपको समझाने के लिए डाला है, आपने नहीं मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करते हुए डालना कि 1 के लिए निकालना है। तो मैंने ये आपको साइन दिया ना, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और 2.5 के लिए मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या बताया अभी, जिसके लिए चाहिए, जितने के लिए, वो हमेशा क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा जी इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखें क्या है, 3 बाई आपके पास 1, और सर जो आपके पास वैल्यू है वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 2.5। तो इज वेरी सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये देखें 3 2 का क्या होगा सर, 6 होगा। 0.5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5, तो 6 को 1.5 में आप प्लस कर दें, 7.5 आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर आपकी मैथ्स इतनी कमजोर है ना, तो फिर आप कैलकुलेटर यूज कर लेना। मैं तो इस तरह ही आपको डायरेक्ट बताऊंगा ना, इस तरह टोटके से कि 3 2 6, 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें 1.5, तो 6 और 1.5 को ऐड कर दें, सर आंसर क्या आ जाएगा, सर आंसर आ जाएगा 7.5। तो 7.5 आपके पास क्या आ गए सर, मोल्स आ गए। किसके आ गए सर, सर अंडरस्टूड है जिसको आपने कैलकुलेट किया। तो किसको हमने कैलकुलेट किया, ये देखें हमने कैलकुलेट किया सर हाइड्रोजन को। तो इसका मतलब सर हाइड्रोजन के जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आए वो कितने आए बेटा जी, 7.5। तो लास्ट जो पॉइंट आपने लिखना है वो क्या आ जाएगा, रिजल्ट। तो रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, सो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, आपने कैलकुलेशन की हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन इज 7.5 आपके पास जो है वो मोल। ये बेटा जी आपके पास ये न्यूमेरिकल था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन मैं ना जरा इसको शॉर्ट से वे में मतलब 2-3 मिनट में इसको जरा न्यूमेरिकल को दोबारा रिवाइज करा दूं, ताकि आपको ये ज़हन नशीन हो जाए कि किस तरह करना है। बेटा जी देखें मैंने कितनी देर लगा के आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराया। अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपको भी इसी तरह से आए, तो जारी बात है ना आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स लेके आप मोल टू मोल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरा देखिएगा मैंने आपके साथ क्या कहा
कि बेटा जी आपको 2.5 मोल्स नाइट्रोजन के दिए गए थे, तो आपने कहा जी गिवन डाटा नाइट्रोजन के इतने मोल। ओके सर, कैलकुलेट किसके करने हैं? हाइड्रोजन के मोल्स। तो हमने कह दिया फाइंड आउट डाटा हाइड्रोजन के मोल्स। फिर मैंने कहा था सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज क्या करनी है सर? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमने कहा जी अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो जिसको मालूम करना, कहां पे बताया था बताओ जरा, शाबाश, कहां पे? हाँ सर, राइट साइड पे। तो इसका मतलब हमने हाइड्रोजन को मालूम करना, तो सर राइट पे रख दिया। जिससे करना, कहां पे बताया था सर? लेफ्ट पे। तो ये नाइट्रोजन को हमने लेफ्ट पे रख दिया। फिर मैंने क्या बात बताई थी कि आपने ये रफ वर्क के लिए बता रहा हूं कि आपने हमेशा पहले बात करनी है स्टैंडर्ड की। क्या मैंने बताया? स्टैंडर्ड क्या होगा सर? आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या लेंगे? मोल लेंगे, मास लेंगे, वॉल्यूम क्या लेंगे ना। तो सर वेरी सिंपल, हम जो रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं उसको देखेंगे, क्या है? मोल टू मोल। मतलब हमने पहले सब्सटेंस के भी मोल लेने हैं और दूसरा जिसको कैलकुलेट करना है सर उसके भी मोल लेने हैं। तो बेटा जी नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं था, तो स्टैंडर्ड में 1। हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया? 3 आ गया। अब मैंने आपको बताया था ना कि हमेशा वैल्यू 1 के लिए कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स अब समझ रहे हैं कि सर ऑलरेडी 1 है, तो मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए कह दिया था कि इधर भी 1 लिख लें, तो ये नंबर आप इधर जाके क्या कर दें? डिवाइड कर दें। और जितने के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैंने क्या बताया था सर? हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो बेटा जी आपने इसको इधर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, और इसको कैलकुलेट किया तो 7.5 मोल। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो सेकंड रिलेशनशिप की तरफ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड जो है वो रिलेशनशिप उसको डिस्कस करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम जो सेकंड रिलेशनशिप यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या है? मैस मैस कन्वर्जन या रिलेशनशिप। मैस मैस इसका मतलब भला क्या हुआ सर? इससे पहले आपने हमें पढ़ाया मोल मोल। मोल मोल का मतलब कि आपको सब्सटेंस भी मोल्स में दिए गए थे और आपने कैलकुलेट भी जो सब्सटेंस करना था वो भी मोल में। अब भला क्या है? अब सर है मैस मैस। मतलब भला क्या हुआ कि अब हमने रिएक्टेंट का जो है वो मैस दिया जाएगा, तो प्रोडक्ट का मैस निकालेंगे। और अगर सर प्रोडक्ट का मैस दिया जाएगा ना, तो हम रिएक्टेंट का कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ भला क्या? मैं ना आपको वो लंबे चौड़े चक्रों में नहीं डाल रहा कि जब भी अक्सर हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स में, जब भी बेटा स्टोइशियोमेट्री के न्यूमेरिकल आएंगे तो हम पहले जो है वो हमेशा मोल निकालेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ पे 6 के 6 रिलेशनशिप जो आपके साथ डिस्कस करेंगे ना बेटा, इतने इजीएस्ट वे में इसी पैटर्न से डिस्कस करेंगे, जिससे जो कैलकुलेट करना है हम डायरेक्ट करेंगे, हमें इनडायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या जरूरत है इतने ज्यादा फार्मूले याद रखने की? तो देखें जरा, तो बेटा मैस मैस कन्वर्जन या रिलेशनशिप में अब हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझते हैं। रुक रुक के आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सर इसके अंदर जो डाटा हमें गिवन होगा, जरा देखिएगा भला क्या। अब जेन में बात रख लें कि मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं मैस मैस, मतलब अब मुझे मोल की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर किसी चीज के मोल दिए भी जाएंगे तो मेरा काम उसको मैस में तब्दील करना है, मैस में लेके आना है। मैंने मैस मैस रिलेशनशिप डिस्कस करना है। तो बेटा देखिएगा क्या है, कैलकुलेट दी, ये सबसे पहली बात क्या आ गया? मैस किसका सर? क्विकलाइम, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम मीन कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। CaO, तो कैल्शियम ऑक्साइड को सर हमने क्या करना है? मैस कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज सर हमें फाइंड आउट करनी है वो तो अभी पता लग गई, मैस ऑफ क्विकलाइम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? फाइंड आउट डाटा में मैस ऑफ क्विक आपके पास जो है वो लाइम, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो स्टूडेंट्स आपने अब ये बात समझ ली कि सर पहली लाइन के अंदर हम ये कहा गया कैलकुलेट द मैस ऑफ क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब फाइंड आउट डाटा वाला क्या आया? मैस ऑफ क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? अच्छा आगे अब देखें जरा, आगे स्टूडेंट्स क्या है सर? दैट इज प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होता है, इसका वाला मतलब क्या हुआ सर? ये प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है, यानी किसी रिएक्टेंट से ये प्रोड्यूस हुआ तो ये क्या है? प्रोडक्ट। अच्छा जी,
बाय थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्म का मतलब तो आप जानते हैं ना, हीट कर रहे हैं। डीकम्पोज का मतलब किसी चीज का हीट करने से टूट जाना। तो सर कौन सी चीज टूटी सर? 200 ग्राम जो है वो क्या? लाइमस्टोन, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब भला क्या हुआ सर? जिस चीज का मैस उसने आपको दे दिया वो भला क्या है? वो आपके पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब सर गिवन डाटा में सबसे पहली बात भला क्या आएगी बेटा जी? हाँ, क्या आएगी भला? कैल्शियम कार्बोनेट का मैस आएगा। तो हम क्या लिखेंगे सर? तो हम यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे ये लिखेंगे मैस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आपके पास कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे। मैं तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट ही लिखूंगा ना, ताकि आपको याद हो जाए। इक्वेशन में तो हम लाइमस्टोन ही ना लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे, इसलिए मैं तो कैल्शियम कार्बोनेट लिखूंगा। तो ये देखें CaCO3। तो सर इसका जो है वो हमें मैस दे दिया गया बेटा जी। कितना दे दिया गया सर? 200 ग्राम। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे 200 ग्राम। तो स्टूडेंट्स अब गिवन आपके पास डाटा में कैल्शियम कार्बोनेट का मैस आ गया। सर जिसको कैलकुलेट करना है वो कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड बना वाला कैसे? उसने खुद तो बताया, थर्मल डीकम्पोजिशन हुई लाइमस्टोन। तो बेटा जी लाइमस्टोन को आप क्या कहते हैं सर? CaCO3। तो जब हम किसी भी कार्बोनेट को डीकम्पोज करते हैं तो सर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या बच गया? कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने आपको स्टूडेंट बताया था ना पिछले रिलेशनशिप के अंदर भी कि हम आपको आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाएंगे। अभी हर न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप देखें तो स्टेटमेंट के अंदर वो खुद इक्वेशन दे रहा है, यानी कि इक्वेशन ऑलरेडी आपको बैलेंस दे रहा है। लेकिन इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपने जो है वो इक्वेशन जो आपके पास दी नहीं जाएगी, आप डाटे से कैसे इक्वेशन बनाएंगे और उसको बैलेंस कैसे करेंगे। लेकिन फिल वक्त इक्वेशन आपके पास गिवन है, ये आपके पास। तो बेटा जी अब आपके पास मेन कॉन्सेप्ट वाला क्या है कि सर जो फाइंड आउट करना है वो क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है, और जिससे करना है वो CaCO3। यानी कि मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको कि बेटा जी ये आपने अब क्या करना है? मालूम करना है, और जिससे करना है वो CaCO3 है। तो मैंने बोला आपको क्या बताया कि बेटा अब जो रिलेशनशिप आप पढ़ रहे हैं ना वो मैस टू मैस है। क्या है? मैस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सोल्यूशन के अंदर सर इक्वेशन लिखेंगे और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बेटा जी इक्वेशन के अंदर तो मोल्स है, मैथ्स तो नहीं है ना। इसका मतलब सर अब आपको जब स्टैंडर्ड लेना है ना, अब आपने इनका ये मोल नहीं लेना, अब आपको इनका क्या लेना है? मैथ्स। तो उस मैथ्स का भला मतलब क्या है सर? उस मैथ्स का मतलब बड़ा आसान है। आप अक्सर चैप्टर में कैलकुलेट करते हैं जिसको जनरली आप भला क्या कहते हैं? क्या? हाँ, मोलर मैथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर मैथ्स। तो इसका मतलब सर जिस दो चीजों को आपने यहाँ पे रिलेशनशिप में रखा, आप उन दोनों का ना मोलर मैथ्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे सर? चैप्टर में भी हम कैलकुलेट करते हैं। उस फॉर्मूले के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन तमाम के मैसेज को आप प्लस कर लेंगे। देखें जरा कैसे। ये आपके पास एक चीज जिसका मोलर मैथ्स आपको चाहिए वो सर CaCO3 है। सेकेंडली जो आपको चाहिए वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा जी मैं इधर ही गिवन डाटा में लिखूंगा ना, यानी कि ये तो मुझे ही खुद ही बेसिकली उसने तो नहीं ना दिया, तो मुझे ये खुद ही यहाँ पे लिखना है, तो मैं इसको गिवन डाटा में लिख दूंगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सर? मोलर मैस। तो किसका मोलर मैस? ऑफ सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का लिख ले CaCO3। तो बेटा जी कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? यहाँ पे जितने एलिमेंट्स के जितने एटम है, जिस जिस एलिमेंट के जितने एटम है तमाम के मैसेज को क्या करेंगे भला बताओ जरा? है क्या? हाँ, प्लस करेंगे सर। तो यहाँ पे हम जो है वो क्या लिख देते हैं? कैल्शियम। अच्छा ना, मैं साथ नहीं वो लिख रहा कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, छोटे बच्चों की तरह मैं तो इस तरह एलिमेंट लिख के ना प्लस लिखूंगा। तो यहाँ पे कैल्शियम एक है, एक आ गया, कार्बन भी एक है तो मैंने सिंपल कार्बन लिख दिया, और ऑक्सीजन आप देख ले कितने वाला? 3 सर। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 into O। लो जी, आगे मैं इसके अंदर मैस जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, और ये सर कहां से आएगी ना? तो बेटा आपने याद तो की हुई है पीरियोडिक टेबल में, वो वैल्यू जहां पे आप पुट करेंगे तो देखें
कैल्शियम की जो आप याद करते हैं कितनी होती है सर 40, उसके बाद आपके पास कार्बन की 12 और ऑक्सीजन की कितनी आती है बेटा जी 16। अब आप जो है ना इसको जरा प्लस कर लीजिएगा, मैं अब इसको ना डायरेक्ट लिखूंगा, तो ये अगर आप इसको सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे ना तो बेटा जी ये आपके पास बन जाएगी 100। ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ना, ये बल्कि इसको ना नीचे लिख लें, आप इसको इधर लिख लें, ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये देखें जरा 40, 12 और चलें जी मैंने आपको ये भी कर दिया 48, तो ये प्लस कर दें 100। और मैं यहाँ पे एक बात आपको स्टूडेंट समझा दूं, वो भला क्या है कि जब आप लफ्ज मोलर मैस लिखेंगे ना, मोलर, तो मोलर का यूनिट आ जाएगा पर मोल, एक मोल का मैस, और मैस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मैस को कहते हैं ग्राम। तो ये 100 ग्राम पर मोल जो है वो स्टैंडर्ड मैस आ गया किसका, CaCO3 का। अब दूसरी चीज जिसका हमें कैलकुलेट करना है वो क्या है, वो सर कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी हम इसी तरह से मोलर मैस निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे मोलर आपके पास मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा जी आप ये देखें आपके पास एक ही एटम कैल्शियम का और एक ही ऑक्सीजन का, तो सिंपली कैल्शियम का 40 आ गया और ऑक्सीजन का कितना वाला आया, हाँ कितना 16 आया सर, ये अभी तो पुट किया ना, अभी अभी ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास बन जाएगा 56 और यूनिट मैंने आपको बता दिया ग्राम पर मोल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये दोनों बातें आपके पास होगी जो स्टैंडर्ड में आपको मालूम करनी थी। भला क्या कि सर CaCO3 का भी स्टैंडर्ड आ गया मैथ्स, सर कैल्शियम ऑक्साइड का भी आ गया। अब हम सिर्फ वो बात करेंगे जो आपको समझाई कि सर जिसको मालूम करना राइट साइड पे, कहां पे, रेशो की, और जिससे करना भला किस पे बताया था, बताएं शाबाश, किस पे, हाँ लेफ्ट साइड पे। तो देखें, तो इसका मतलब अब हमें कैलकुलेट क्या करना है सर, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप रेशो की किस साइड पे लिख देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को सर राइट साइड पे। जिससे करना मैंने क्या बताया भला, सर किससे, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट से, तो ये आ जाएगा लेफ्ट पे। तो यहाँ पे ये देखें CaCO3 लें जी, आपकी वो बात आ गई कि जिससे कैलकुलेट करना है कैल्शियम कार्बोनेट सर वो हमेशा लेफ्ट पे आ गया, और जिसको करना वो हमेशा किस पे आ गया, राइट पे। बताएं जरा, वो टोटका आपको याद है ना, जिसको करना राइट पे, जिससे करना लेफ्ट पे। अभी तो मैंने इधर पीछे आपको पढ़ाया तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बात बताई थी, हम बात कर रहे हैं सर मैथ्स, तो हमने स्टैंडर्ड मैथ्स निकाल लिए, तो अब हम इनके स्टैंडर्ड मैथ्स पहले लिखेंगे। देखें क्या लिखेंगे, तो सर CaCO3 का स्टैंडर्ड मैथ्स कितना आया, दिस वन इज 100 आपके पास जो है ग्राम पर मोल। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है 100 ग्राम लिख लूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए, पर मोल नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड है ना, 1 मोल। तो 100 ग्राम, उससे आप ये देखें कि ये कैल्शियम ऑक्साइड बेटा जी ये कितना आपको मिला बता, हाँ 56 है। तो ये आपके पास आ गया 56 ग्राम जी। अब मैंने आपको भला क्या बात समझाई थी कि सर आपने जितनी चीज की भी वैल्यू आपने निकालनी ना, उसको निकालने से पहले सर आपने किसके लिए वैल्यू निकालनी, किसके लिए भला, 1 के लिए। और क्या मैंने बताया था कि जब भी आपने 1 के लिए बेटा जी वैल्यू निकालनी है, ये वाला जो आपके पास नंबर होगा इसको हमेशा आप क्या करेंगे सर, इसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, यही मैंने बताया था ना। तो देखें इसमें भी ये दूसरी साइड पे आप क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आप ये देखें ये 56 ग्राम डिवाइड बाय आपके पास 100 क्या आ गया, ग्राम, किलो की बात। अब आप देखें ना कितने मैस के लिए उसने आपसे कैल्शियम ऑक्साइड पूछा, तो सर उसने आपसे पूछा है कि 200 ग्राम अगर हो तो फिर कितना होगा। अच्छा ये तो वैसे आपको जुबानी अब पता लग गया ना कि 100 में आपके पास 56 है, तो 200 में कितना होगा, डबल कर दें 56 का। तो इसका मतलब हमने तो आपको जो टोटका बताया वो भला क्या था, वो ये था कि सर जितनी चीज के लिए भी वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, आप उसको हमेशा क्या करेंगे, बताएं जरा शाबाश, हाँ मल्टीप्लाई सर। तो हमेशा आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा जी अब आप इसको सिर्फ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 56 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 200 आपके पास ग्राम। तो यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास बेटा जी ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखें बिल्कुल बेसिक सी मैथ क्या है, ये 101 और ये बेटा जी क्या आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। या सिंपल आप इस 0 से 0 को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो 2 बच गया।
अब 2 को 56 पे इतना तो मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये 2 को 6 से करेंगे 12 आएगा, तो ये 1 कैरी, तो 2 5 जा 10 और 1 11, तो ये यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 112। सर यूनिट क्या आएगा? यूनिट बेटा अंडरस्टूड है, आपने मैथ्स निकाला तो क्या बचा सर? ग्राम बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 112 ग्राम जो है वो क्या आ गया सर? वो आपके पास आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या आ गया? कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपके पास आखिरी हेडिंग वाला क्या मैंने बताई थी, क्या? रिजल्ट। तो रिजल्ट आपके पास इसमें क्या आया वो आप खुद लिखेंगे, अब इतना काम तो कर लेना। रिजल्ट आप भला क्या लिखेंगे? सो द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 112 ग्राम। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने जो आपके साथ रिलेशनशिप डिस्कस किया वो सेकंड रिलेशनशिप था, जिसमें हमने मास टू मास बात की